नमस्कार दोस्तों। हम लक्ष्मीकांत की सीरीज में आज चैप्टर नंबर 73 तक पहुंच चुके हैं, जहां पे हम ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उसको डिस्कस करेंगे। हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखेंगे। हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में ये देखेंगे कि किस तरीके से यूनियन का लैंग्वेज बताया गया है, किस तरीके से रीजनल लैंग्वेज बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, वहाँ पे किस तरीके के लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। फिर पार्लियामेंट जो भी एक्ट बनाती है या जो ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं, उनका टेक्स्ट का लैंग्वेज क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल डायरेक्टिव्स दिए हैं, उन डायरेक्टिव्स के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम देखेंगे कि जो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस होता है, उस स्टेटस को देने का क्राइटेरिया क्या होता है, और अगर किसी लैंग्वेज को ये स्टेटस मिल जाता है तो उसके बेनिफिट्स उस लैंग्वेज को क्या क्या मिलते हैं, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। लेकिन उससे पहले ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं ये वीडियो बनाता हूँ और इस वीडियो की क्वालिटी किस तरीके की होती है, ये आप जब आप दूसरे वीडियोस देखेंगे सेम टॉपिक का तो आपको आइडिया लगेगा। तो चलिए बात करते हैं हम ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 17 है वो ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है, और पार्ट 17 में 343 से लेकर 351 तक आर्टिकल है। अब इस सारे आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है, इन्हीं सारी बातों को हम अलग अलग हेडिंग्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे पार्ट 17 का जो पार्ट है, इसको 4 हेड्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ द यूनियन बताया गया है, फिर रीजनल लैंग्वेजेस बताया गया है, फिर हमारे जुडिशरी के लैंग्वेज का क्या होगा, उसमें कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाएगा वो बताया गया है। उसके अलावा हमारे पार्लियामेंट में जो लॉज बनते हैं उनके टेक्स्ट का लैंग्वेज क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। और जो चौथी हेडिंग है उसमें स्पेशल डायरेक्टिव्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं उसके बारे में बताया गया है। तो एक एक करके इन सारे हेडिंग्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो ये सारे हेडिंग्स हैं, इन्हीं सारे हेडिंग्स को 343 से लेकर 351 में लिख दिया गया है, जिससे मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा तो उस पीडीएफ में आपको अलग अलग आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं हम अपने यूनियन के लैंग्वेज के बारे में। तो जब आप पार्ट 17 पढ़ेंगे तो इस हेड में आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें ये कहा गया है कि हमारे यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी होगा, और इस लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट होगी वो देवनागरी होगी। ठीक है। लेकिन जब हम न्यूमरल्स का इस्तेमाल करेंगे अपने लैंग्वेज में, तो न्यूमरल्स जो है वो इंटरनेशनल फॉर्म में ही होंगे, उसे हम देवनागरी फॉर्म में अडॉप्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब हम न्यूमरल्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम 1 2 3 4 इसी का इस्तेमाल करेंगे, हम देवनागरी फॉर्म वाले न्यूमरल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर इसमें यह कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से 15 साल तक जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती रहेगी। यानी यूनियन के जो भी ऑफिशियल काम होंगे उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल में चलती रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के 15 कमेंसमेंट से 15 साल तक लेके। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में कमेंसमेंट इसका हुआ है, तो 1965 तक जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन के पर्पस के लिए काम करती रहेगी। और अगर 15 साल के बाद भी चाहे तो पार्लियामेंट इस बात के लिए प्रोविजन बना सकती है कि किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का जो यूज है उसको कंटिन्यू किया जा सके, लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट को एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 5 साल और 10 साल के बाद, यानी कि अगर 1950 में कमेंसमेंट हुआ था तो 1955 में और 1960 में। ठीक है। इन 5 साल और 10 साल के बाद जो है वो एक कमेटी बनाई जाएगी, एक कमीशन, माफ कीजिए, कमीशन बनाया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। और इस प्रेसिडेंट के द्वारा जो कमीशन बनाया जाएगा वो इस बात के लिए रिकमेंडेशन देगा कि हमारे हिंदी लैंग्वेज के प्रोग्रेसिव यूज के लिए क्या क्या किया जा सकता है, या जो भी इस लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज हैं उन सारे इश्यूज के बारे में ये जो कमीशन है वो रिकमेंडेशन देने का काम करेगा। फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। उस कमेटी का काम ये होगा कि इस कमीशन के रिकमेंडेशंस को एग्जामिन करे। अब आप देखते हैं कि 1955 में, जैसा कि इस पार्ट में कहा गया है कि कमेंसमेंट के 5 साल के बाद एक कमीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, तो 1955 में प्रेसिडेंट ने बीजी खेर के चेयरमैनशिप में कमीशन को अपॉइंट किया था।
फिर सब्सिक्वेंटली आप देखेंगे कि 1963 में इस कमीशन के रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट को इनेक्ट किया। जब ये एक्ट पास हुआ तो उसमें कई सारी बातों की चर्चा की गई थी। सबसे पहले इसमें तो ये कहा गया कि 1965 के बाद भी इंग्लिश जो है उसको कंटिन्यू किया जाएगा हिंदी के साथ साथ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो एक्ट है 1963 का, इसमें हिंदी के यूज के लिए बात कही गई थी, लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि 1965 तक के लिए जो पहले इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करने का प्रोविजन था, तो इंग्लिश के यूज को कंटिन्यू किया जाएगा हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल पर्पस के लिए। और जो भी पार्लियामेंट के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है उसमें भी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का जो यूज है वो कंटिन्यू रहेगा। वो किस में कहा गया है? हमारे पार्ट 17 के पहले हेडिंग में, जिसका क्या है? लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो इस हेडिंग में ये बात बताई गई है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1963 के एक्ट में 1967 में एक अमेंडमेंट किया गया, और इसमें जो इंग्लिश का यूज है उसको किसी सर्टेन केसेस में हिंदी के साथ साथ कंपलसरी कर दिया गया। यानी कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का यूज कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो हमारे नॉन हिंदी स्टेट से रिलेटेड होते हैं, तो वहां पे हिंदी के साथ साथ जो इंग्लिश का यूज है वो कंपलसरी कर दिया जाएगा, ताकि वहां के लोग हिंदी अगर ना भी समझ पा रहे हो तो इंग्लिश, जो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, एक लिंगुआ फ्रेंका है हमारे देश में हिंदी की ही तरह, तो इसीलिए इंग्लिश को भी कुछ मामलों में कंपलसरी बनाया गया है। इंग्लिश को कंपलसरी बनाया गया है हिंदी के साथ साथ। ठीक है, अब जो हमारे पार्ट 17 में दूसरी हेडिंग है उसमें रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें क्या क्या कहा गया है, एक नजर डालते हैं। इसमें यह कहा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर एक या एक से ज्यादा लैंग्वेज को किसी भी स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे अडॉप्ट कर सकती है, और स्टेट लेजिस्लेचर जब तक ऐसा नहीं करती तब तक इंग्लिश जो है वो उस स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे काम करेगी, कंटिन्यू रहेगी। अब आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, ये वाली पॉइंट ध्यान में रखना है। सब इसमें ये कहा गया है कि स्टेट के पास इस बात के चॉइस की लिमिटेशन नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं, इन्हीं 22 लैंग्वेजेस में से वो अपने स्टेट के लिए, अपने स्टेट के अंदर के लोगों के लिए किसी ऑफिशियल लैंग्वेज को चुने। ठीक है, अगर कोई स्टेट चाहे तो इन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अलावा भी किसी लैंग्वेज को अपने स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक बात है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसमें यह कहा गया है कि जब तक स्टेट लेजिस्लेचर किसी लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज उस स्टेट का अडॉप्ट नहीं कर लेती, तब तक इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यूनियन और स्टेट के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसके मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा। या फिर किसी दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स चाहें और उनके बीच में इस बात के लिए एक अग्रीमेंट हो जाता है कि वो हिंदी को एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज करना चाहते हैं, तो ये जो स्टेट्स हैं वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज को ही इस्तेमाल करना है, लेकिन जब यूनियन और स्टेट के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा तो इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसमें यह कहा गया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 है उसमें यह कहा गया है कि यूनियन और नॉन हिंदी स्टेट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि अभी आप वर्तमान में भी देख रहे होंगे कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट्स के बीच में देखने को मिलता है। जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं, मेजरली जो साउथ के स्टेट्स हैं, वो इस बात का हमेशा एलिगेशन लगाते हैं हमारे देश की गवर्नमेंट के ऊपर कि वो साउथ के स्टेट्स हैं उनमें हिंदी को थोपने की कोशिश करते हैं। तो जो जब भी नॉन हिंदी स्टेट्स और यूनियन के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो उसे इंग्लिश में होना चाहिए, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है पार्ट 17 में। ठीक है, तीसरी चीज जो आपको, चौथी चीज ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है इस बात से कि किसी भी स्टेट का जो एक सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो किसी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करवाना चाहता है, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो उस स्टेट को इस बात के लिए डायरेक्ट कर सकता है कि वो उस लैंग्वेज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे। और ऐसा करने से उस स्टेट के अंदर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, यानी ऐसे लोग जो जिनकी संख्या बहुत कम है और जो ऐसी भाषा बोलते हैं, उन भाषा बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, उनको हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कहते हैं।
यानी किसी विशेष भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या जब बहुत कम होती है किसी भी स्टेट के अंदर, तो उसे हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहते हैं। तो इन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट ऐसा डायरेक्शन किसी भी स्टेट को दे सकता है अगर वो इस बात से सेटिस्फाइड है कि उस स्टेट के अंदर एक बड़ा पॉपुलेशन जो है वो उस लैंग्वेज के रिकॉग्निशन के लिए डिजायर रख रहा है। ठीक है, तो ये दूसरी हेडिंग थी हमारे पार्ट 17 की, जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में चर्चा थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे देश में जुडिशरी किस तरीके के लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। पार्लियामेंट जब कोई लॉ बनाती है या पार्लियामेंट जब कोई ऑर्डिनेंस उसमें पास किया जाता है, तो उसका जो टेक्स्ट होता है वो किस तरीके का होता है, उसमें क्या लैंग्वेज इस्तेमाल होता है, तो उसको हम छोटे छोटे सब हेडिंग्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि जब तक पार्लियामेंट इस बात के लिए कोई प्रोविजन ना ऐड करे, तब तक इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो दो पर्पस में इस्तेमाल होगी। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी प्रोसीडिंग्स होंगे उनमें इंग्लिश का इस्तेमाल होगा, तब तक जब तक कि पार्लियामेंट किसी दूसरे लैंग्वेज का प्रोविजन ना ऐड कर दे। दूसरी चीज कि पार्लियामेंट के अंदर जो बिल्स होते हैं, जो एक्ट्स बनते हैं, जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं, जो ऑर्डर्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इन सब का जो टेक्स्ट होगा, उन सारे कानून का, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो, उन सब का जो टेक्स्ट होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, तब तक जब तक पार्लियामेंट किसी दूसरे लैंग्वेज का प्रोविजन ना करे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में होंगे, जो बिल्स है, एक्ट्स है, ऑर्डिनेंसेस है, इन सब का टेक्स्ट का जो लैंग्वेज होगा, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, दोनों लेवल पे जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच है, ये चीज आपको, ये वाला जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है। अगर गवर्नर चाहे तो वो प्रेसिडेंट के प्रीवियस कंसेंट से इस बात के लिए ऑथराइजेशन दे सकता है कि हिंदी या फिर किसी स्टेट के दूसरे ऑफिशियल लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है वो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हो सकता है, कर वो इस बात के लिए ऑथराइजेशन दे सकता है। यानी गवर्नर के पास इस बात की पावर है कि वो चाहे तो किसी उस जिस स्टेट में वो गवर्नर है उस स्टेट के किसी ऑफिशियल लैंग्वेज को या फिर हिंदी को हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में यूज करने के लिए ऑथोराइज कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में तो हिंदी या किसी दूसरे ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब हाई कोर्ट कोई जजमेंट देगी, कोई ऑर्डर पास करेगी, तो उसका जो लैंग्वेज है वो केवल और केवल इंग्लिश होगा। तो ये पॉइंट आपको बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो भी इस बात के लिए प्रिस्क्राइब कर सकता है कि जो कोई भी लैंग्वेज है विथ रिस्पेक्ट टू बिल्स, एक्ट्स या ऑर्डिनेंसेस, उसको जो है वो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ पब्लिश किया जाएगा। ठीक बात है। अगला जो इसमें बात ये कही गई है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट जो है 1963 का, वो इस रिगार्डिंग यानी जुडिशरी का जो लैंग्वेज है वो क्या होगा और हमारे पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए हैं उसके लैंग्वेज का टेक्स्ट क्या होगा, इसके रिगार्डिंग हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 में कुछ बातें लिखी हुई है जिसको आपको समझना है। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, जो भी चीजें हैं, जो ऑर्डर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन सब का हिंदी ट्रांसलेशन अगर प्रेसिडेंट के अथॉरिटी के अंदर पब्लिश किया गया है तो वो एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माना जाएगा। ठीक बात है। तो सबसे पहली बात तो ये कही गई। फिर इसमें ये कहा गया है कि एवरी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इज टू बी अकम्पनीड बाय हिंदी ट्रांसलेशन एंड सिमिलरली देयर इज टू बी अ हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ स्टेट एक्ट्स इन सर्टेन केसेस। यानी कि जितने भी बिल पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे उसमें एक हिंदी ट्रांसलेशन भी होगा, और अगर स्टेट में भी कोई एक्ट, कोई बिल अगर पेश किया जा रहा है तो कुछ सर्टेन केसेस में वहां पे भी हिंदी ट्रांसलेशन को उसके साथ साथ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, 1963 का एक्ट ये कहता है कि किसी भी स्टेट का जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के प्रीवियस कंसेंट से इस बात के लिए ऑथराइजेशन दे सकता है कि जो हिंदी है या दूसरे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट है उसको जजमेंट्स, हाई कोर्ट के जजमेंट्स के में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब भी ऐसे जजमेंट को हिंदी में दिया जाएगा तो उसके साथ साथ एक इंग्लिश ट्रांसलेशन को भी दिया जाएगा। ठीक है। अब ये जो प्रोविजन है ये केवल और केवल हाई कोर्ट के केस में है, यानी गवर्नर के पास केवल इस बात की पावर है कि वो हाई कोर्ट के जजमेंट को हिंदी में करवा सकता है, लेकिन हिंदी में करवाने के साथ साथ जो है वो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन पेश करना ही पड़ेगा। अब ऐसा कोई प्रोविजन पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के केस में नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल उन्हीं पिटिशंस को हियर कर सकता है, उन्हीं पिटिशंस को सुन सकता है जो कि इंग्लिश में है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
फिर आप देखेंगे जुडिशरी के टेक्स्ट वाले पॉइंट में आपको एक और चीज ध्यान में ये रखनी है कि जो द ऑथराइज्ड ट्रांसलेशन एक्ट 1973 है वो ये कहता है कि किसी भी दूसरे रीजनल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन है 8th शेड्यूल के अंदर, यानी 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज है, इन 22 लैंग्वेज में अगर किसी एक लैंग्वेज में, इन 22 में से किसी एक लैंग्वेज में किसी भी ट्रांसलेशन को अगर स्पेसिफाई किया गया है अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के अंदर अगर 8th शेड्यूल के 22 लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज में किसी ट्रांसलेशन को प्रेजेंट किया गया है प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के अंदर, तो वो एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माना जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हमारे पार्ट 17 में जो चौथी हेडिंग है वो स्पेशल डायरेक्टिव से रिलेटेड है। तो एक एक करके फिर हम इसके भी प्रोविजंस को समझते हैं। अब स्पेशल डायरेक्टिव्स जो है इसको हम दो हेडिंग्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, और दूसरा हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। तो सबसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि जो भी अग्रीव पर्सन है, यानी जिसके साथ गलत हुआ है, वो एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है एनी ऑफिसर ऑफ यूनियन और स्टेट इन एनी लैंग्वेज यूज्ड इन द यूनियन और इन द स्टेट। यानी अगर किसी स्टेट के ऑफिसर के सामने किसी भी अग्रीव्ड पर्सन के द्वारा कोई कंप्लेंट फाइल किया जाता है तो वो किसी भी लैंग्वेज में फाइल कर सकता है जो कि उस स्टेट के अंदर बोली जाती है। अगर किसी यूनियन के अंदर बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं तो उस यूनियन के किसी ऑफिसर के सामने वो किसी भी लैंग्वेज में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक बात है। उसके बाद कहा गया है कि एवरी स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी शुड प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। यानी ऐसे बच्चे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके प्राइमरी एजुकेशन के स्टेज पे उनके मदर टंग में जो भी एजुकेशन है उसको, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको प्रोवाइड करने के लिए जितने भी स्टेट हैं वो सारे स्टेट्स और जितने लोकल अथॉरिटी है वो सारी अथॉरिटी एडिक्वेट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करेंगे ताकि जो बच्चे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं उनको उनके मदर टंग में प्राइमरी स्टेज पे एजुकेशन मिल सके। फिर इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि प्रेसिडेंट जो है वो एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपॉइंट करेगा जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन सबको इन्वेस्टिगेट करने का काम करेगा। तो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज के लिए, जो हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं उसके बारे में। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करता है कि वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करे ताकि जो हिंदी लैंग्वेज है वो लिंग्वा फ्रैंका बन सके और हमारे कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया जो है उसको एक डिनोट कर सके। ठीक बात है। अगर आप देखेंगे प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस को स्पेसिफाई किया गया है। अब इसकी अगर हम इस 22 लैंग्वेजेस की बात करें तो इनको हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहते हैं। ठीक बात है। अब इन 22 लैंग्वेजेस में से ओरिजिनली आप देखेंगे तो 14 लैंग्वेज ही 8th शेड्यूल में शामिल थे। बाद में 8 नए लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है। इसमें 1967 में आप देखेंगे 21st अमेंडमेंट के माध्यम से सिंधी को शामिल किया गया। फिर आप देखेंगे 71st अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से कोंकणी, माफ कीजिएगा मैं इसकी स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, कोंकणी है, फिर मणिपुरी है और नेपाली है। इन तीनों को 71st अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से ऐड किया गया। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को 92nd अमेंडमेंट 2003 से ऐड किया गया था। इसके बारे में यूपीएससी ने डायरेक्टली सवाल पूछा है तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी पार्लियामेंट में जो कमिटी बनती है ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे उसके बारे में। अभी तक हमने क्या किया, हमने पार्ट 17 को जो 4 हेडिंग में डिवाइड किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन 4 हेडिंग्स को समझा था, जिसमें सबसे पहले हमने समझा था कि यूनियन का लैंग्वेज क्या होता है। ठीक बात है। फिर हमने समझा था रीजनल लैंग्वेज के बारे में, रीजनल लैंग्वेज क्या है। उसके बाद हमने जुडिशरी के टेक्स्ट के बारे में समझा था कि जुडिशरी का लैंग्वेज क्या होता है, हमारे पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉज बनाए जाते हैं उसका लैंग्वेज क्या होता है।
और फिर चौथा जो हेडिंग था वो स्पेशल डायरेक्टिव्स के बारे में था, किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश के लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोविजंस दिए हैं और हमारे देश में हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोविजंस दिए हैं उसके बारे में अभी तक हमने बात की। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की उस कमेटी के बारे में जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर बनाई जाती है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 है उसमें इस बात के लिए प्रोविजन है कि एक कमेटी को सेटअप किया जाएगा जो कि हमारे देश के अंदर हिंदी के यूज के कॉन्टेक्स्ट में क्या प्रोग्रेस हुआ है उसको रिव्यू कर सके। तो अकॉर्डिंगली हम देखते हैं एक ऐसी कमेटी 1976 में फॉर्म की गई थी जिसमें टोटल 30 मेंबर्स थे, जिसमें 20 लोकसभा से थे और 10 राज्यसभा से थे। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट की और प्रेसिडेंट ने इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के सामने रखवाया और साथ ही साथ उन सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के सामने रखवाए। उसके बाद इस ये जो कमेटी होती है दोस्तों, इसके चेयरमैन की अगर हम बात करें तो इसका जो इलेक्शन होता है वो मेंबर्स के बीच में से ही होता है। लेकिन कन्वेंशन ये है कि इस पार्लियामेंट्री कमेटी का जो चेयरमैन होता है एज अ कन्वेंशन वो यूनियन होम मिनिस्टर होता है। ठीक बात है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं इस पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, क्योंकि यूपीएससी इससे मेंस में भी सवाल पूछ चुकी है आर्ट एंड कल्चर में और प्रीलिम्स में भी सवाल पूछ चुकी है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस के बारे में। दरअसल 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था, क्रिएट किया था, जिसे हम क्लासिकल लैंग्वेजेस कहते हैं। अभी तक हमारे देश में 6 ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनको कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस ग्रांट किया गया। अब ये लैंग्वेज कौन कौन से हैं अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो इसके कई सारे फायदे हैं। जैसे आप देखेंगे क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में आपको हर साल 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं जो ऐसे स्कॉलर्स को दिए जाते हैं जो इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस में निपुण होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ठीक बात है। फिर उसके बाद क्लासिकल लैंग्वेज के स्टडी के लिए हमारे देश में सेंटर फॉर एक्सेलेंस को भी सेटअप किया गया है। इसके साथ साथ जो यूजीसी है वो एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स को रिक्वेस्ट करती है और फिर जो क्लासिकल लैंग्वेज है उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हमें यूजीसी की तरफ से एफर्ट देखने को मिलते हैं। तो ये इसके फायदे हैं। अब आखिरकार कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनको फुलफिल करने के बाद किसी लैंग्वेज को एक क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल जाता है। तो सबसे पहले तो उसके जो भी टेक्स्ट हैं उसकी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। ठीक बात है। फिर उसके बाद उस लैंग्वेज का कुछ एंशियंट लिटरेचर होना चाहिए जो कि जो कि एक ऐसा वैल्यूबल हेरिटेज माना जाए जनरेशन ऑफ स्पीकर्स के लिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे उस लैंग्वेज का एक लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए जो ओरिजिनल होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे स्पीच कम्युनिटी से बोरोज होना चाहिए। ठीक बात है। उसके अलावा चौथा इसका क्राइटेरिया ये है कि एक डिस्टिंक्शन होना चाहिए क्लासिकल लैंग्वेज के में और इसके जो बाद के ऑफ शूट्स हैं इसमें, ताकि ये पता चल सके कि किस तरीके से इस क्लासिकल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है। तभी तो ये हम पता लगा पाएंगे जब एक हमें चेंज देखने को मिलेगा, यानी जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसमें और उसके बाद के जो ऑफशूट्स आए हैं उसमें। तो इस तरीके से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से लेके किस तरीके से डेवलपमेंट होकर अभी ये जो लैंग्वेज है वो अभी हमारे प्रेजेंटली जिस कंडीशन में है वो है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे देश में 6 ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। उसमें सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा तमिल, जिसे 2004 में रिकॉग्नाइज किया गया। फिर 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को, 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़िया को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया गया। तो दोस्तों ये पूरा चैप्टर था जिसमें कि जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज वाले चैप्टर में वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब मैंने आपको बताया कि पार्ट 17 में जितनी भी बातें हैं उसको आर्टिकल 343 से लेके 351 तक लिखा गया है। तो अलग अलग आर्टिकल में क्या क्या बातें हैं वहां पे यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आप अपने इस नोट्स को जब पढ़ें मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके, तो वहां पे आप इसको अलग अलग आर्टिकल को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इन्हीं आर्टिकल्स में लिखी हुई बातों को अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से याद दिला दूं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, माफ़ कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है
वो इस अब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत ही जल्दी आपसे अगले चैप्टर के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।